गुड इवनिंग बच्चों, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? चलो, निश्चित रूप से बहुत अच्छे ही होगे। और कैसे होगे? अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होगी आप सभी लोगों की, है ना? तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं ऋणपत्र संबंधी लेखे चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए तो ऋणपत्र संबंधी लेखे चैप्टर का हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग ऋणपत्र संबंधी लेखे का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है प्रीमियम वाला। जो बच्चे नए हैं वो पहले शुरुआत से पूरे वीडियो को पढ़ें तो चीजें उनको समझ में आने वाली हैं, ठीक है? अच्छा, कल कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर ये 2 और 5 नंबर का नहीं आना है, तो क्वेश्चन आएगा कहां से? अरे नालायक हो, क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन वहीं से आएगा जहां से अब तक आता था। बस वही क्वेश्चन 2 नंबर में ना करके 3 नंबर में आएगा। जैसे सपोज दैट कि अभी तक आया करता था कि समतांश की विशेषताएं बताइए 2 नंबर पे, कोई 2 विशेषताएं बताइए। अब आएगा समतांश की विशेषताएं बताइए कोई 3, तो आप 3 विशेषताएं याद करके जाना। और सिंपल सी बात है, हमने तो वैसे भी हर क्वेश्चन को 5 नंबर के हिसाब से बताया हुआ है। अब वो 3 नंबर में आए या 5 नंबर पे आए या 4 नंबर पे आए या 2 नंबर पे आए, फर्क क्या पड़ता है? बस फर्क इतना पड़ता है कि 2 नंबर में आता था तो 2 लाइन लिखना या 3 लाइन लिखना पड़ता था। 3 नंबर का आएगा तो 4 से 5 लाइन लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का आता था तो पूरा अंतर 5 से 6 लिखना पड़ता था। 4 नंबर का आएगा तो 4 अंतर लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है बेटा, समझ पा रहा है? चलो ठीक है। नहीं, कुछ बच्चे परेशान थे कि सर 2 नंबर और 5 नंबर का नहीं आ रहा तो कहां से आ रहा है? अरे बेटा, किताब से ही आ रहा है और कहां से आएगा? सिंपल सी बात है, थोड़ा लॉजिकल लगाया करो, ठीक है? चलो, कोई बात नहीं, हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ठीक पूछ लिया, आपका डाउट्स क्लियर हो गया। आज हम लोग बात करेंगे ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। 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 इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन। आज हम लोग बात करेंगे ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन के बारे पे, ठीक है? प्रीमियम पर निर्गमन इस चैप्टर का। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसको कहते हैं ऋणपत्रों का गैर रोकड़ के बदले निर्गमन। इस चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ऋणपत्रों का गैर रोकड़ के बदले निर्गमन। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल संडे है लेकिन कल भी क्लास हो सकता है अपन रख लें, बिल्कुल रखेंगे अकाउंट की। थोड़ा सा सिलेबस को आगे ले जाना है इसलिए कल भी अकाउंट की क्लास रहने वाली है। उसके बाद हम लोग मंडे को ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो कल भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे और मंडे, तो कुल मिलाकर के कहना ये चाह रहा हूं कि नया चैप्टर जल्दी आपका चालू हो जाने वाला है। मंगलवार से आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखो, ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। सबसे पहली बात तो ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन होता क्या है? तो देखो, जब कंपनी के द्वारा ऋणपत्रों का निर्गमन किया जाता है, यदि ऋणपत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं या जितने मूल्य के होते हैं अंकित मूल्य पर ही निर्गमित किए जाते हैं, तो इसे प्राय कहलाता है कि ऋणपत्रों का प्रीमियम पर नहीं सम मूल्य पर निर्गमन। और यदि ऋणपत्र अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर या सम मूल्य से ज्यादा मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो बच्चे ये कहलाता है ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। यानी कि जब अंश या ऋणपत्र कम मूल्य के होते हैं या जितना सम मूल्य के होते हैं या अंकित मूल्य से होते हैं, तो अंकित मूल्य से जब अधिक मूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गमन किया जाता है तो उसे कहते हैं ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। जैसे कि 100 रुपया की पेन थी, लेकिन यदि हम इसे 110 रुपया पे बेचे या निर्गमित करें तो सिंपल सी बात है 10 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? प्रीमियम। और यही कहलाता है प्रीमियम पर ऋणपत्रों का निर्गमन। अब एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिरकार प्रीमियम पर कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो ऋणपत्रों का निर्गमन करती है? तो सिंपल सी बात है, या तो वो कंपनी फर्म में या व्यापार में क्या होगी? बहुत ही पुरानी होगी। और या तो वो कंपनी कौन सी होगी? प्रतिष्ठित होगी। प्राय 2 प्रकार की कंपनियां ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन इशू करती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई कंपनी या तो पुरानी होगी या तो प्रतिष्ठित होगी भाई, तभी तो ऋणपत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर भी किया जा सकता है। आपने सबने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि यदि कोई कंपनी व्यापार में नई होती है या तो लगातार हानि में जा रही होती है तो हमेशा ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन करती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है कि ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन प्राय वो कंपनियां किया करती हैं जो कंपनियां व्यापार में
में या तो पुरानी होती हैं या तो उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें पता है कि ये वस्तु 100 रुपया की है लेकिन 110 रुपया में कोई बेच रहा है तब भी हम ले रहे हैं, ऐसा क्यों होगा? सिंपल सी बात है, या तो इस वस्तु की विशेषता होगी या तो इसकी गुणवत्ता की विशेषता होगी, सिंपल सी बात है। तो अगर कोई भी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर कर रही है, यानी 100 रुपया वाला ऋण पत्र ऑलरेडी 110 रुपया में निर्गमित कर रही है, तो सिंपल सी बात है उस कंपनी की जरूर कुछ ना कुछ विशेषता होगी, या तो कंपनी पुरानी होगी और या तो वो प्रतिष्ठित कंपनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसी प्रकार के ऋण पत्रों का निर्गमन करती हैं कौन सी? प्राय पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनियां। अब जैसे कि ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है क्या है? मान लो जैसे 10 रुपया वाला ऋण पत्र है और 12 रुपये में क्या किया जा रहा है? इशू किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि 2 रुपया इस पर क्या लिया जा रहा है? प्रीमियम लिया जा रहा है। 2 रुपया क्या लिया जा रहा है? प्रीमियम लिया जा रहा है। हम सबको पता है कि प्रीमियम को हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, तो प्रीमियम को हम लोग केवल प्रीमियम नहीं लिखते हैं, हम लोग प्रीमियम को लिखते हैं सिक्योरिटीज ऑन प्रीमियम, सिक्योरिटीज ऑन प्रीमियम। तो प्रीमियम को केवल प्रीमियम ना लिख करके सिक्योरिटीज ऑन प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिक्योरिटीज ऑन प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं। अब एक सबसे बड़ी प्रीमियम, ठीक ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ना कि केवल प्रीमियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो हमने लिख दिया। सबसे बड़ी बात, ऋण पत्रों का जो प्रीमियम होगा वो क्या कहलाएगा? बोले ऋण पत्रों का प्रीमियम एक प्रकार का पूंजीगत लाभ होगा। क्या होगा? ये पूंजीगत लाभ होगा। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए ऋण पत्रों पर निर्गमन पूंजीगत लाभ होगा या पूंजीगत हानि होगी? क्या होगी? तो पूंजीगत लाभ होगा। अब पूंजीगत लाभ कैसे होगा? भाई कॉमन सेंस वाली बात है, यदि कंपनी 100 रुपया की चीज को 110 रुपया में बेच रही है तो ऑलरेडी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है या कंपनी क्या कहना चाह रही है? लाभ कमा रही है, 10 रुपया मोर देन ज्यादा लाभ कमा रही है, तो ये क्या होता है? एक पूंजीगत लाभ होता है। अब यदि ये एक पूंजीगत लाभ होता है तो सिंपल सी बात है, ये चिट्ठे में कहीं ना कहीं दर्शाया भी जाता है, बिल्कुल दर्शाया जाता है। ये किधर दर्शाया जाता है? बोले दायित्व के साथ दर्शाया जाता है। कहां दर्शाया जाता है? दायित्व में दर्शाया जाता है, और दायित्व के भी शीर्षक में संचय व आधिक्य के कॉलम में दर्शाया जाता है। दायित्व में भी संचय व आधिक्य के कॉलम में दर्शाया जाता है। दायित्व में भी संचय व आधिक्य के कॉलम में दर्शाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन का मतलब बच्चा क्या होता है कि वो कंपनियां जो पुरानी होती हैं, प्रतिष्ठित होती हैं, वो अपने ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित करती है। दूसरी बात, ऋण पत्रों का निर्गमन है क्या? बोले 10 रुपया वाला ऋण पत्र जब 12 रुपये में निर्गमित होता है तो ये कहलाता है ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। ऐसा प्राय कौन सी कंपनी करती हैं? बोले ऐसा प्राय वही कंपनी करती हैं जो बाजार में या तो क्या होती हैं? नई होती है, नहीं, जो बाजार में या तो पुरानी होती है या प्रतिष्ठित होती है। सिक्योरिटीज ऑन प्रीमियम अकाउंट में ये जाता है, और ऋण पत्रों का प्रीमियम एक प्रकार का पूंजीगत लाभ होता है, और अगर ये पूंजीगत लाभ है तो ये कहां होगा? दायित्व में जाएगा, और दायित्व में संचय व आधिक्य के कॉलम में ये लिखा जाता है। अब एक सबसे बड़ी बात है कि ऋण पत्रों का प्रीमियम की राशि क्या होती है? बोले ऋण पत्रों की प्रीमियम की राशि सदैव क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जब ये क्रेडिट होगा तो किस पर होगा? मांगे जाने पर होगा कि प्राप्त होने पर होगा? तो बच्चा याद रखना, ये जब भी क्रेडिट होगा तो मांगे जाने पर होगा। किस पर क्रेडिट होगा? बोले मांगे जाने पर होगा। तो हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था बट्टे वाले को भी, कि बट्टा क्या होता है? बोले बट्टा डेबिट होता है, और बट्टा कब डेबिट होता है? बोले मांगे जाने पर ही डेबिट होता है। वहीं दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है वो तो क्रेडिट होता है, और मांगे जाने पर ही क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। वो मांगे जाने पर ही क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये क्रेडिट क्यों होता है? तो बच्चा हम सब लोगों ने बचपन से समझ रखा है कि समस्त आय एवं लाभ जो होते हैं, समस्त आय एवं लाभ जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। चूंकि ऋण पत्रों का प्रीमियम भी एक प्रकार का क्या है? चूंकि ऋण पत्रों का प्रीमियम भी एक प्रकार का क्या है? पूंजीगत लाभ है। दैट्स वाइज ये भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। दैट्स वाइज ये भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब बच्चा ऋण पत्रों के प्रीमियम से इससे ज्यादा से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा थ्योरेटिकल में। समझ में आ रही है सारी बात आपको? देखो बेटा, मैं आपको पहले भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूं कि आपने अगर यहां से अकाउंट पढ़ के गए ना तो कहीं से कुछ भी नहीं छूटने वाला है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन हमने पढ़ा, पुरानी व प्रतिष्ठित पढ़ा, 10 से 12 रुपया तो 2 रुपया प्रीमियम पढ़ा, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में पढ़ा, पूंजीगत लाभ होता है, दायित्व होता है, संचय व आधिक्य के कॉलम में दर्शाते हैं। ऋण पत्रों का प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, और कब होगा? मांगे जाने पर होगा, और समस्त आय एवं लाभ क्रेडिट होते हैं, इसलिए प्रीमियम भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब एक सबसे बड़ी बात है, क्या है
कि यदि प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो प्रीमियम की राशि किसके साथ मांगी जाएगी, आवंटन के साथ मांगी जाएगी। यदि प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो प्रीमियम की राशि किस पर मांगी जाएगी, बोले आवंटन पर मांगी जाएगी। ये बात तो आपको एकदम क्लियर ही होगी कि ऋण पत्रों की राशि और प्रीमियम की राशि और बट्टे की राशि के बारे में यदि कुछ भी नहीं कहा गया है तो आप सबको पता है कि किस पर मांगी जाती है, बोले वो मांगी जाती है आवंटन के समय मांगी जाती है, याद रखना। और दोनों ही राशि मांगे जाने पर ही डेबिट या क्रेडिट होती हैं। जहां एक ओर बट्टा मांगे जाने के साथ डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वहीं दूसरी ओर जो प्रीमियम होता है वो मांगे जाने पर ही क्रेडिट होता है। जहां एक ओर जो बट्टा होता है वो पूंजीगत हानि होता है, वहीं एक ओर जो प्रीमियम होता है ये पूंजीगत लाभ होता है। जहां एक ओर जो बट्टा होता है उसे गैर चालू संपत्ति के कॉलम में अन्य गैर चालू संपत्ति के शीर्षक में दर्शाते हैं जो संपत्ति के कॉलम में होता है। वहीं जो प्रीमियम होता है ये चूंकि पूंजीगत लाभ होता है इसलिए इसे दायित्व के संचय व अधिक के कॉलम में दर्शाते हैं। बच्चे इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो सके। आइए आखिरकार अब इसके विषय में जर्नल प्रविष्टि हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने अंश वाले चैप्टर को डिटेल से पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत सरलता पूर्वक से बन रहा होगा, क्योंकि अगर आपने वहां पे भी पढ़ा था तो आपको मैंने वहां पे भी डिटेल से बताया था कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन क्या कहलाता है। बेटा काम तो वहां पे भी यही हुआ करता था जो कि यहाँ पे भी होगा। तो ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर यहाँ पे भी वही होगा जो वहां पे होता था, बस बेटा वहां पे शेयर लगता था, यहाँ पे डिवेंचर लगेगा। और मैंने तो ये आपको पहले ही बता रखा है कि ऋण पत्रों का निर्गमन और अंशों का निर्गमन में बस फर्क ही इतना है कि जो वहां पे ऋण पत्रों का निर्गमन क्या हुआ करता था, जो वहां पे ऋण पत्र अंशों का निर्गमन में अंश क्रेडिट या डेबिट हुआ करते थे या अंश खाता डेबिट या क्रेडिट हुआ करता था, यहाँ पे सिंपल सी बात है ऋण पत्र संबंधी लेखे होंगे। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम थ्योरेटिकल है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि 24 नंबर का आपसे इस और इसके पहले वाले चैप्टर से आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। वैसे भी अच्छे से ही होगा, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे, अगर आपने मेरे 2 बार वीडियो देख लिए सुबह और शाम तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी आपको इतना तो याद हो ही जाएगा। लेकिन कोशिश किया करो कि पढ़ा करो और पढ़ने के बाद रिवीजन भी मारा करो। देखो आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे रिवीजन करोगे निश्चित रूप से आप लोगों से उतना ही बनेगा। क्लियर है ये बात? चलो इसको मैं मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। हाँ आपको देखिए पीडीएफ भेजी जा चुकी है, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। रही बात सवालों की पीडीएफ की, तो जब मैं सवाल की पीडीएफ करूंगा तो फिर आप उसको सवाल भी कर लेना। हालांकि जब मैंने पीडीएफ भेजी है तो ऋण पत्रों का शोधन भी भेजा है, तो आप उसको समझ चुके हो कि उसको हमको नहीं लिखना हुआ, ठीक है। क्लियर ये बात? चलो ठीक है। अब बात करते हैं आगे बच्चा, बात करते हैं आगे ऋण पत्रों के प्रीमियम पर निर्गमन के समय जर्नल एंट्री किस प्रकार से होती है। आइए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर सवालों की ओर भी हम लोग चलते हैं। तो ऋण पत्रों के निर्गमन के समय, प्रीमियम के निर्गमन के समय कैसी एंट्री होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो मान लो आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, अगर मान लो प्रीमियम आवंटन पर है तब की बात कर रहा हूं, ठीक ना। तो आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आप सबको पता है कि पहली एंट्री आवेदन की राशि प्राप्त होने पर ही की होती है। तो हमें क्या करना होता था, बोले बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पे अगर प्रीमियम नहीं है तो कुछ नहीं होगा, जैसे अभी तक आप नॉर्मल करते आ रहे थे उसी तरीके से आपको करना था। यानी बैंक अकाउंट DR2 मान लेते हैं 12% डिवेंचर रहा होगा, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक अकाउंट DR2 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर बात की जाए दूसरी क्या हुआ करती थी, तो आवेदन की राशि, आवेदन की राशि, आवेदन की राशि ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित करने पर, आवेदन की राशि ऋणपत्र संबंधी खाते पर, ऋणपत्र संबंधी खाते पर हस्तांतरित करने पर, ऋणपत्र संबंधी खाते पर हस्तांतरित करने पर, हस्तांतरित करने पर, हस्तांतरित करने पर, हस्तांतरित करने पर, आवेदन की राशि ऋणपत्र संबंधी खाते पर हस्तांतरित करने पर एंट्री क्या हो जाएगी, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR,
12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। देखो यहाँ पे तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि प्रीमियम हमारा किस पे था, मान लो अलॉटमेंट के साथ था। अब हमारा प्रीमियम वाली एंट्री यहाँ से चालू होंगी। कैसे, ध्यान से समझो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस बात को विशेष तरीके से समझना। अब आ जाता है आवंटन की राशि मांगे जाने पर। अब क्या हो जाता है, बोले अब आ जाता है आवंटन की राशि मांगे जाने पर। आवंटन की राशि मांगे जाने पर, आवंटन की राशि मांगे जाने पर, आवंटन की राशि मांगे जाने पर। बच्चा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि आवंटन की राशि मांगे जाने पर ही प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 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 अकाउंट। एक नालायक मेरे से पूछ रहा है कि सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आवंटन ही बस पे होगा, एप्लीकेशन या प्रथम या द्वितीय याचना पर नहीं होगा? लगता है खींच के एक तड़ाका मार दूं मैं उसको। अबे नालायक, नहीं तो प्रीमियम किसी पर भी हो सकता है, प्रीमियम इस पर भी हो सकता है, प्रीमियम फर्स्ट कॉल पर भी हो सकता है, प्रीमियम सेकंड कॉल पर भी हो सकता है, प्रीमियम फाइनल कॉल पे भी हो सकता है। क्या आपने मेरे अंश पूंजी लेके के चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं? निश्चित रूप से नहीं पढ़े हुए हैं। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो आधी अधूरी जानकारी मत रखा करो भाई। ये मैंने इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कर रहा हूं क्योंकि कंपलसरी है कि यदि प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो प्रीमियम हमेशा आवंटन पर ही देना होगा। और ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि यदि आवंटन पर प्रीमियम होगा तो कैसे एंट्री करेंगे, फिर उसी तरीके से फर्स्ट या सेकंड या फाइनल कॉल पे होगा। इतना तो समझ ही चुका है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। चलो ठीक, हाँ तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या करेंगे, क्रेडिट हमने कर दिया। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही आपकी चौथी एंट्री होगी यानी आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, इस बात को समझना, यहां पे एक डिस्प्यूट और बवाल मचता है जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है। आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, 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 तो आवंटन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री क्या कर देंगे, बोले बैंक अकाउंट DR। आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका नरेशन पहले समझो। नरेशन तो इसका हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट, being allotment money, being allotment money become due, being allotment money become due with premium, being allotment money become due with premium, being allotment money become due with premium। क्लियर है? और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, being allotment money received with premium या being allotment money received with premium। अगर आप पाने में विथ प्रीमियम नहीं भी लिखे होगे तब भी चलेगा, या बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड भी लिखा होगा तब भी चलेगा, लेकिन मांगे जाने पर जरूर लिखना पड़ेगा, मांगे जाने पर जरूर लिखना पड़ेगा। सर इसमें अंतर कितना, अंतर इतना है कि मान लो सपोज दैट कि यहां पे 10,000 रुपया था, यहां पे 10,000 रुपया था, यहां पे 8,000 रुपया था और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000 रुपया था। अब जब राशि प्राप्त होगी तो ये 10,000 रुपये यहां पे प्राप्त होगी और 10,000 रुपये यहां पे प्राप्त होगी। सर आप बताना क्या चाहते हैं? बेटा मैं बताना ये चाहता हूं कि जैसे आप लोग बट्टे के बारे में पढ़ रहे थे कि बट्टा की राशि अगर 2,000 हुआ करती थी तो बट्टे की राशि को घटा करके राशि क्या हुआ करती थी, अगली बार प्राप्त हुआ करती थी। बट्टे की राशि को घटा करके अगली बार राशि क्या हुआ करती थी, प्राप्त हुआ करती थी। जबकि अगर बात की जाएगी प्रीमियम की, तो प्रीमियम की राशि मांगे जाने पर है 2,000 या 2,500 जो भी है, तो प्रीमियम की राशि को
जोड़ करके अगले बार जब भी आवंटन की राशि प्राप्त होगी तो प्राप्त होगी। मैं आपको केवल ये समझाना चाहता हूं कि यदि बट्टा 2000 था तो बट्टा घट करके मिला करता था। जैसे कि अगर यहाँ पे 10,000 होता, 2000 बट्टा यहाँ पे होता, यहाँ 8000 होता तो हम 8000 ही प्राप्त करते। लेकिन जैसे यहाँ पे 8000 है और प्रीमियम 2000 है तो यहाँ पे 10,000 ही प्राप्त करेंगे। बस यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सर इसका मतलब क्या? मतलब सीधा सा है कि अगर इस पेन को 100 रुपये की जगह 110 रुपये में बेचा जाएगा तो आप हमको 110 रुपया ही दोगे। लेकिन इस पेन को यदि 100 रुपये की जगह 10% डिस्काउंट या 90 रुपये में बेचा जाएगा तो आप हमको 90 रुपये ही देंगे। तो बस इतना ही फासला है 90 और 110 रुपया में कि बट्टे की रकम घट करके प्राप्त हुआ करती थी, प्राप्त जब होती थी, और प्रीमियम की राशि जुड़ करके प्राप्त होगी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना, क्योंकि अमूमन बच्चा क्या करता है कि जब प्रीमियम और डिस्काउंट के सवाल पढ़ता है तो बच्चा यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यहीं पे बेटा कंफ्यूजन होता है। और यहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2 से 4 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगा तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। इस बात को विशेष ध्यान देना। हालांकि जब अपन सवाल के कॉन्सेप्ट में कूदेंगे तो आपको वहां पे और भी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन क्या कहलाता है आपको बेटर तरीके से पता चल चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और जल्द ही अपन चलेंगे। अब किसमें? बोले जल्द ही हम लोग चलेंगे सवालों की ओर। बेटा ये क्यों, ये कहां पे लिखना पड़ेगा? अरे नालायक, ये कहीं पे नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन आ गया कि ऋण पत्रों का प्रीमियम पे निर्गमन से आप क्या समझते हैं, तो बेटा ऋण पत्रों के प्रीमियम के निर्गमन की आप पहले थ्योरी लिखोगे। अब ये पूछ रहा हूं कि थ्योरी क्या लिखेंगे? अभी जो आधे घंटे से क्या कर रहा था, थ्योरी तो बता रहा था, तो वो थ्योरी लिखेंगे। और थ्योरी लिखने के बाद ऋण पत्रों के निर्गमन के समय जो प्रविष्टियां की जाती है वो प्रविष्टि भी लिखोगे, तब जाके आपको 4 में 4 नंबर मिलने वाले हैं। और निश्चित रूप से 1 या 2 थ्योरी जरूर आएगी। या तो ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन से आप क्या समझते हैं, या ऋण पत्रों का बट्टे के निर्गमन से आप क्या समझते हैं। ऋण पत्रों के प्रकारों से थ्योरी जरूर आने वाली है, इसीलिए मैंने डिटेल से उनके प्रकारों को समझाया हुआ है और आपने निश्चित रूप से डिटेल से ही पढ़ रखा है। अब जैसे पहले बंधक ऋण पत्र से आप क्या समझते थे वो आता था 2 नंबर पे, इस बार बंधक ऋण पत्र से आप क्या समझते आएगा तो 3 नंबर पे आएगा। तो जो पूछ रहे थे कि सर 2 या 3 नंबर में क्या अंतर है, बेटा अंतर कच्चू नहीं है, लेकिन उतना ही है। 2 से 2 नंबर का आता था तो 2 से 3 लाइन लिखना होता था, और 3 नंबर से आ गया तो 3 से 4 लाइन लिखना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 लाइन याद किया हुआ होगा, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। हर क्वेश्चन को मैंने 5 नंबर के हिसाब से बताया हुआ है, ताकि आप घटा घटा कर लिखो भी तो 3 नंबर में आए तो 3 में लिख लो, वही क्वेश्चन 4 में भी आ सकता है तो आप 4 में भी लिख लो। सर पता कैसे चलेगा किसको कितना लिखना? अरे नालायक नहीं, तो अगर मान ले आ गया कि अंश एवं ऋण पत्र में अंतर लिखो, अगर ये 3 नंबर में आएगा तो सिंपल सी बात है हमें 3 अंतर लिखने हैं, और अगर ये 4 नंबर में आएगा तो हमें 4 अंतर लिखने हैं, सिंपल सी बात है। और जब ये 5 नंबर में आया करता था तो हमें 5 अंतर लिखने पड़ते थे। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तुम लोग ना एक छोटे बच्चों जैसे समझते हो। चलो ठीक है, हालांकि अपन तो मॉडल पेपर ही पूरा करवाएंगे, किस तरीके का आपको करना है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव उठाना है या फिल इन द ब्लैंक्स करना है या क्या करना है, पहले कौन से क्वेश्चन उठाना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। थोड़ा सा अगर धैर्य नाम की कोई भी चीज है तो वो जरूर रखिए, ठीक है, परेशानी मत पालिए। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले तक हम लोगों ने बट्टे के ऊपर सारे सवाल कर लिए थे, एक भी सवाल हमने बट्टे का नहीं छोड़ा था और एक भी सवाल हम लोग नहीं छोड़ेंगे प्रीमियम का। ये 101% कंफर्म है कि 4 नंबर में या तो प्रीमियम से एक सवाल आने वाला है या तो बट्टे का एक सवाल आने वाला है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों से आए? बिल्कुल दोनों से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो एक मुश्त वाला है बट्टे का वो तो बेहद इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में रखा हुआ है। एक जो गैर रोकड़ वाला है जो आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा वो भी 3 नंबर में आएगा। अब देखो अभी से मैं अगर ये सब चीजें बताने लगूंगा तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेटा तुम अपना पूरा कंप्लीट करो जितना पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा इसमें मत भागो कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, आपकी स्टडी का मतलब है कि जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है वो पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको ऋण पत्रों की विशेषताएं या अंश और ऋण पत्र के अंतर को 10-10 अंतर लिखवाए हो। मैंने 5 ही अंतर लिखाए। मुझे पता है कि क्वेश्चन में 5 नंबर से ज्यादा आता नहीं है। अब इस बार 4 नंबर से ज्यादा नहीं आता तो भी तो ठीक है ना, 5 लिखियो, कम से कम एक अगर सडनली भूल गया तो 4 तो बनता ही रहे। ऑब्वियस सी बात है ना। फिर कितना लिखना है, कितने लाइन लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, अभी आपका काम है कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप कंप्लीट करते जाइए। एग्जाम देने से पहले ना आप लोगों को दूल्हे की तरह सजा के भेजूंगा ताकि आप लोग जब वहां पे जाए ना तो सारे घराती लोग देखते ही दंग रह जाएं कि अरे वाह इसने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है। तो परेशान मत हो बेटा, सारा बोरो प्लस से लेकर सारा लिपस्टिक से लेकर के और सारी फेयर एंड लवली क्रीम सब कुछ सजा के भेजेंगे, परेशान मत हो। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना पढ़ते जाओ।
कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सब का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, बात करते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 17 तक कल हम लोगों ने बात कर ली थी, कल आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से बात करेंगे। कल का मतलब बेटा, कल तो क्रिसमस था, मैरी क्रिसमस डे आप सभी लोगों को, सॉरी बिलेटेड। आज तो सैटरडे है, कल संडे है, कल भी क्लास जरूर रहने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जर्नल एंट्री। कुछ नालायक बोल रहे हैं कि सर टाइमिंग जैसे चेंज होती रहती है, मैसेज हमको किया कि सर कभी 6 बजे क्लास होती, कभी 7, कभी 8 बजे काउंट की, फिक्स कर दीजिए। बेटा तू देखता तो नहीं होगा, कंफर्म है मेरे को, जिसने मैसेज किया होगा ना ये कंफर्म, ये देखता तो नहीं होगा अगर 6 बजे क्लास होती होगी तो, क्लास ये रिकॉर्डेड है, देखता होगा। लेकिन हाँ सर जी टाइमिंग तो, मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि बहाने बनाने के लिए कछू ना कछू, सर जी की अगर गलती हो गई कि 6 बजे क्लास रखनी थी, 7 बजे सर जी ने रख दिया, तो बोलना तो पड़ता है, बोलना तो बनता है। ये नहीं सोचा कुछ काम से नहीं लिया होगा, दिक्कत क्या है, क्लास 6 बजे हो, 7 बजे हो, 6:30 बजे हो, 8 बजे हो, क्लास तो होती है ना। कौन इतने सारे वीडियो पढ़े हैं, कौन सा तेरी ट्रेन छूटी जा रही है, पुराने वीडियो पढ़ डाल तब तक, 6 बजे से बैठ करके 7 बजे क्लास होगी तो 7 बजे से रिसीव कर लेना इसको, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ना पढ़ने वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, सर क्लास की टाइमिंग चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि इनका नालायकों का ध्यान उधर ही होता है कि क्लास 6 बजे होनी थी तो 7 बजे कैसे हो गई, 7 बजे होनी थी तो 8 बजे कैसे हो गई, आज क्यों नहीं हुई क्लास, है ना। इनको जितना मिला हुआ ना उसको ध्यान नहीं देते हैं, जो नहीं मिला हुआ उस पर ध्यान देते हैं। चलो ठीक है, हाँ तो जर्नल एंट्री करते हैं। पहले जो चीजें लिखी हुई हैं उनको आराम से लिख लेते हैं, ध्यान से देखो। 100 रुपया वाले 4000 ऋण पत्र हैं, 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। बात को ध्यान से समझना, कितने रुपया वाले हैं, बोले 100 रुपया वाले हैं। कितने ऋण पत्र हैं, बोले 4000 ऋण पत्र हैं। कितने परसेंट वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 5% प्रीमियम पर है पहली बात तो अगर 5% प्रीमियम है तो प्रीमियम की राशि कितनी होगी, 5 रुपया। प्रीमियम की राशि कितनी होगी, 5 रुपया। ये 5 रुपया किसकी राशि आ गई, प्रीमियम की। पी का मतलब प्रीमियम। 5 रुपया कहां से आया, अरे भाई मेरे 100 का 5% कितना आएगा, 100 का 5% 5 ही तो आएगा, तो प्रीमियम की राशि कितनी होगी, बोले प्रीमियम की राशि होगी 5 रुपया। सिंपल सी बात है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ध्यान से समझो, आगे क्या दिया हुआ है, इन पर राशि इस प्रकार से दी थी, आवेदन पर 15 रुपया, आवेदन पर 15 रुपया। एप्लीकेशन के साथ कितनी थी, बोले एप्लीकेशन के साथ थी 15 रुपया। आगे यदि बात करते हैं अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट के साथ कितना दी हुई थी, बोले अलॉटमेंट के साथ दी थी 25 रुपया। अब यहां पे एक ट्विस्ट आने वाला है। अब ये 25 रुपया के आगे क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम सहित। 25 रुपया के आगे क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम सहित। आप सबको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस 25 रुपये में प्रीमियम की राशि शामिल है। शामिल है कि नहीं है, बिल्कुल सर शामिल है। आपने बहुत डिटेल से बताया था कि यदि प्रीमियम सहित लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उस पर प्रीमियम की राशि क्या है, शामिल है। उस पर प्रीमियम की राशि क्या है, शामिल है। और बच्चा यदि इस पर प्रीमियम की राशि शामिल है तो मैं कह सकता हूं कि 20 रुपया तो किसके साथ रहा होगा, अलॉटमेंट के साथ रहा होगा। 20 रुपया तो अलॉटमेंट के साथ रहा होगा और 5 रुपया इसी में किसके साथ रहा होगा, बोले सर प्रीमियम के साथ रहा होगा। किसके साथ रहा होगा, बोले सर प्रीमियम के साथ रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। अगर रुक जा भाई मेरे, अगर रहित होता तो बता तो रहा हूं, अगर रहित होता तो क्या करता, अगर रहित होता तो 25 रुपया अलॉटमेंट के साथ लिखता और 5 रुपया अलग से प्रीमियम के साथ लिखना। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो क्या करता, 25 रुपया अलॉटमेंट के साथ करता, 5 रुपया प्रीमियम के साथ करता। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि सहित लिखा होगा तो उस पर प्रीमियम की राशि शामिल होगी, वरना नहीं है कुछ भी तो वो अलग से होगी। ये बात अभी तो क्लियर समझ चुका है, कछु दिक्कत है, कौनो प्रकार का कोई आराम कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। चलो ठीक है, आगे देखो। याचना पर 30 रुपया है, याचना पर कितना है, 30 रुपया। फर्स्ट कॉल पर कितना है, बोले 30 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल पर 30 है। आगे की यदि बात की जाए तो दिया हुआ सेकंड कॉल पर 20 रुपया। सेकंड कॉल पर कितना है, 20 रुपया। सेकंड कॉल पर कितना है, 20 रुपया। और शेष अंतिम याचना पर देय है जो आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। शेष अंतिम याचना पर देय है जो आपको तकलीफ देने वाला है। अब बात को यहाँ पे समझो, देखो 100 रुपया वाला ऋण पत्र था, बात को समझो यहाँ पे 100 रुपया वाला ऋण पत्र था, 5% प्रीमियम पर निर्गमित हुआ, तो मतलब निर्गमित कितने में हुआ, 105 में हुआ। ये बात से आप संतुष्ट हैं? निर्गमित कितने में हुआ, बोले 105 रुपया में हुआ, तो सिंपल सी बात है टोटल योग कितना आना चाहिए, 105। कब, प्रीमियम सहित। प्रीमियम सहित टोटल योग कितना आना चाहिए था, बोले 105 आना चाहिए था। तो जोड़ लो यहां पे भाई, 25 15 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 30 70 हो गया, 70 20 90 हो गया, 90
और 15 कितना हो गया, 105 हो गया। 90 और 15 कितना हो गया, 105 हो गया। ये बेटा इरिलेवेंट था, यानी नहीं लिखा हुआ था, हमें यही पता करना था। तो पहला काम तो वर्किंग नोट का यही था, पहला काम तो वर्किंग नोट का यही था कि आखिरकार फाइनल कॉल में कितनी रकम थी। तो बच्चे याद रखना, फाइनल कॉल में कुल जो रकम थी वो 15 रकम थी। फाइनल कॉल में कुल कितनी रकम थी, बोले फाइनल कॉल में कुल 15 रुपया मिलना था ऋण पत्रों का। ये बात बहुत सारे लोगों को अभी तक हजम नहीं हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, यदि हजम नहीं हुई है तो हजम करवाए दे रहे हैं भाई, दिक्कत वाली क्या बात है, ध्यान से समझो। मैंने बताया कि 100 रुपया का ऋण पत्र है, 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया, मतलब 105 रुपया पर निर्गमित किया गया। मैंने आपको बताया अगर एप्लीकेशन चार्ज 15 है, अलॉटमेंट चार्ज 25 है, प्रीमियम सहित है, फर्स्ट कॉल के साथ 30 है, सेकंड कॉल के साथ 20 है, इनको टोटल करना है 105 आना चाहिए प्रीमियम को जोड़कर। अगर प्रीमियम को आप नहीं जोड़ोगे तो टोटल सब आना चाहिए, तब भी बेटा 15 ही आएगा। एक नालायक बोल रहा है कि प्रीमियम को नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 कहां से आएगा। चल अच्छा प्रीमियम को नहीं जोड़ तो 15 और 20 जोड़ना है 35, 35 30 कितना हो गया, 35 30 कितना हो गया 65, 65 20 कितना हो गया 85, 85 15 कितना हो गया 100, तो बेटा 15 ही आएगा। तो आपको प्रीमियम जोड़ करके टोटल 105 करना है। अगर 10 होता प्रीमियम जोड़ करके तो जितना करना होता उतना करते, तो टोटल जो शेष बचा होगा वो यहीं पे आएगा। बेटा ये रफ कार्य अगर आप नहीं अच्छे से कर पा रहे हो तो फिर प्रीमियम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन यहीं पे होगा। तो 2-3 चीजें जहां पे हमको ध्यान देना पड़ेगा सवाल करते समय वो यही है, और ये चीजें केवल और केवल प्रैक्टिस से आने वाली है। मैं 100 बार यहां पे ये चीजें बता दूंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं 100 बार आपको यहां पे ये चीजें बता दूंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में तभी आएगा जब आप खुद कम से कम नहीं तो प्रीमियम के सवालों को 10 से 12 बार लगाओगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सर ने किया होगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, चलो पहली एंट्री अपन करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर। ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 2, बैंक अकाउंट डीआर 2। प्रतिशत नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिशत वैसे तो दिया होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि भुगतान तो किसी एक निश्चित प्रतिशत से ही किया जाता है, लेकिन नहीं दिया हुआ तो अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि कोई अपन को शोधन तो करना नहीं है कि सर प्रतिशत कहाँ है, कि प्रतिशत ढूंढते रह जाओ। तो 12% या डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना करना है, बोले यहाँ पे सर करना है 4000। एप्लीकेशन के साथ कितने, बोले एप्लीकेशन के साथ है 15, 4000 गुणे 15 करोगे तो कितना आएगा, बोले सर यहाँ पे आएगा 60,000 रुपया। कितना आएगा, बोले यहाँ पे आएगा 60,000 रुपया, 60,000 रुपया। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बोले दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बोले दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। क्वालिटी बढ़ा लेना, अच्छा छोटे लिख रहा हूं ताकि एक ही पेज में पूरा आ जाए। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट कितना करोगे, बोले 60,000। नरेशन आप सबको पता है, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं भाई, सिंपल सी बात है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या होने वाली है, बोले तीसरी एंट्री होने वाली है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या होने वाली है, बोले तीसरी एंट्री होने वाली है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। तीसरी एंट्री क्या होने वाली है, बोले डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। तीसरी एंट्री क्या होने वाली है, बोले डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से समझो भाई। डिवेंचर अलॉटमेंट की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे तो टोटल अगर बात करोगे तो 25 है, लेकिन हमारा डिवेंचर अकाउंट में जाएगा कितना, बोले डिवेंचर अकाउंट में जाएगा 20, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा, बोले ये जाएगा 5। देखो क्रेडिट डेबिट में 25 और क्रेडिट में भी टोटल मिला के 25 ही है। 25 चौको 100 यानी कि 1 लाख रुपया। कितना आएगा, बोले 1 लाख रुपया जाएगा, और 20 चौको 80 यानी कि 80,000 रुपये तो डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, और 20,000 रुपये कहाँ का है, बोले ऋण पत्र का है, और ऋण पत्र में भी किसका है, बोले प्रीमियम का है, तो कहाँ पे जाएगा, बोले सर प्रीमियम पर जाएगा। अगली एंट्री जब होगी बैंक अकाउंट डीआर। अगली एंट्री क्या होगी, बोले अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
बैंक अकाउंट डियर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और राशि कितनी मिलेगी? 80,000 नहीं मिलेगी, राशि बच्चा कितनी मिलेगी? 1 लाख रुपया मिलेगी। राशि कितनी मिलेगी? बोले राशि 1 लाख रुपया मिलेगी, क्योंकि आपने बताया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जोड़ करके लिखा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जोड़ करके लिखा जाता है। अब जो बच्चा यहाँ पे पहली बार क्लास को ले रहा होगा वो बोलेगा सर हमको क्लास समझ में नहीं आ रही है आपकी। तो बेटा अगर आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही है ना, तो दुनिया में किसी की नहीं आने वाली है। जाकर चुल्लू भर पानी पे मुंह धो लो। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। 4,000 फर्स्ट कॉल पे कितना है? बोले 30 है, यानी कि 1,20,000। कितना आ जाएगा? बोले ये आ जाएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा? बोले ये आ जाएगा 1,20,000। अगली एंट्री करेंगे तो क्या होगा? बोले बैंक अकाउंट डीआर। अगली एंट्री करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोले बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और ये कितना आएगा? बोले जितना मांगा गया था, यानी 1,20,000 रुपया, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया। नीचे दिखाई देगा कितना दिख रहा? 1,20,000 रुपया। ठीक है, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 रुपया। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। कितना करेंगे? बोले यहाँ पे अपन करेंगे 4,000 गुणे 4,000 गुणे कितना कर देंगे? बोले सर 4,000 गुणे 20 करेंगे। 4,000 कितना कर देंगे? बोले 4,000 गुणे 20 करेंगे, यानी कि ये कितना आने वाला है? बोले 80,000 आने वाला है। बोले ये कितने आने वाला है? बोले ये 80,000 आने वाला है। बोले ये कितना आने वाला है? बोले ये आने वाला है 80,000 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बोले अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बोले अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अकाउंट टू डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट, टू डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट। और यहाँ पे भी कितना होगा? बोले यहाँ पे भी होगा 80,000 रुपया। यहाँ पे भी कितना होगा? बोले यहाँ पे भी होगा 80,000 रुपया। ठीक है, नीचे 2 एंट्रियां और होंगी, आप सबको पता है कौन सी होने वाली है। पहली तो होगी डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। पहली तो क्या होगी? डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। एक नालायक बोल रहा है कि ये 3 क्यों लिखा हुआ है? भाई मेरे शुरुआत से पढ़ा रहा हूं और लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके पहले अंश पूंजी वाला भी मैंने पढ़ाया था, वो भी खत्म हो गया। अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि सर वहां पे आपने 3 क्यों लिखा हुआ है। अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि सर वहां पे आपने 3 क्यों लिखा हुआ है। बेटा फर्स्ट कॉल को ऐसे भी लिख सकते हैं और फर्स्ट कॉल को FIRST भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सेकंड कॉल को ऐसे भी लिख सकते हो और SECOND लिख सकते हो, ये भी सही है। फाइनल कॉल को FINAL भी लिख सकते हो और 3 लाइन भी खींच सकते हो, फाइनल कॉल ही होता है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है, बता चुका हूं। ये बीच में जो बच्चे आते हैं ना वो डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, है ना, क्योंकि उनको पढ़ना वढ़ना है नहीं, समझ में कहां से आए। तो डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। और यहाँ पे कितना करेंगे? बोले 4,000 गुणे फाइनल कॉल पे कितना है? बोले 15 है। 15 चौको कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 चौको 60,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? बोले 60,000 आ जाएगा। और लास्ट एंट्री अपन की क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर। बच्चा लास्ट एंट्री अपन की क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चे यहाँ पे कितना करोगे? बोले यहाँ पे अपन को करेंगे 60,000 और यहाँ पे भी कितना करेंगे? 60,000। यहाँ पे भी कितना करेंगे? 60,000। क्लियर है? ओके, यहाँ तक का खत्म हो चुका है और मुझे लगता है आपको सवाल भी समझ में आ चुका है। टोटल कर देना, कुछ भी नहीं है इस सवाल पे, इतना सरल सा सवाल था। बच्चा अगर आपने ये लैंग्वेज समझ ली ना, अगर आपने ये लैंग्वेज समझ ली और आपको ये याद रहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है और मांगे जाने पर होता है, और आपको ये समझ में आ गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जुड़ करके यहाँ पे प्राप्त होती है, ये 3 चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको प्रीमियम इसका भी बन गया और आपको प्रीमियम अंश वाले का भी बन गया। और अगर ये 3 चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर प्रैक्टिस करने पर ही ये आएंगी।
तो ये बच्चा प्रैक्टिस करने पर ही आएंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कल एक बार फिर से हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। इस क्वेश्चन को तो नहीं, अगले क्वेश्चन को जब हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21। ये चैप्टर बेटा सोमवार को खत्म हो जाएगा, मंगलवार से नया चैप्टर यानी कि अवकाश ग्रहण के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसे ही अवकाश ग्रहण समाप्त होगा तो अकाउंट मुश्किल से 2 से 3 चैप्टर बचेंगे जो बहुत ही इजी हैं और जो बहुत ही कम है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर बचा हुआ है, वो है अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण में थोड़ा सा समय लग सकता है। उसके बाद 8वां चैप्टर यानी कि कंपनी का वित्तीय विवरण, तो थ्योरी ही थ्योरी है, सवाल ही नहीं है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण 4 से 5 दिन का होगा और उसके बाद आपका लेखांकन अनुपात में थोड़ा सा 1 हफ्ते का समय लग सकता है और उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने तो प्लान बनाया हुआ था कि लास्ट दिसंबर में हम लोग बैच को खत्म कर देंगे, फिर रिवीजन करेंगे, लेकिन चूंकि थोड़ा सा मैंने छुट्टियां ले ली थी, दैट्स वाइज वो कोर्स बढ़ गया। ठीक है, तो लास्ट जनवरी तक जा सकता है या स्टार्टिंग फरवरी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर फरवरी में अपन रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोले सर क्या एग्जाम एक ही तारीख को होंगे? बेटा अभी तो यही मान के चलना है कि एग्जाम 1 ही मार्च को होंगी, अपनी तैयारी आप 1 मार्च के हिसाब से करिए। तो सर सिलेबस का क्या होगा? बेटा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 से 3 चैप्टर और बचे हुए हैं ढंग के पढ़ने वाले, बाकी तो लगभग खत्म ही हो चुके हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हैं जो थोड़ा सा समय लेंगे, बाकी तो आप कर ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होती हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। अच्छे से मेहनत रहो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और यूं ही हमारे चैनल को देखते रहो। और जरूर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर वीडियो हमको समझ में आया है, और अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लाइक की बटन अगर आपने अब तक नहीं दबाई हुई है तो अपने हाथों को कष्ट करें, उठाएं और ठंडी में रजाई के बाहर हाथ निकाल करके लाइक की बटन को क्लिक करें और निकल जाइए। कल हम लोग फिर मिलते हैं, संडे है लेकिन कल अकाउंट की क्लास जरूर रहेगी। बाय एंड सी यू टुमारो।